आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस के 21 मैराथन के आज लगातार चौथे एपिसोड है और चौथे एपिसोड में फिर आज हम 50 प्रश्नों का संग्रह लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप सभी का स्वागत है कैटलिस्ट एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रोशन सिंह, आपका जीएस गुरु। और बच्चों, जिस प्रकार से आप लगातार बच्चों का रुझान मेरे प्रति बढ़ रहा है, चैनल को लोकप्रियता जैसे जैसे बढ़ रहा है, मेरी भी पढ़ाने की मनोबलता लगातार बढ़ रही है। तो आप सभी से गुजारिश है कि अगर एपिसोड आपको अच्छा लगती है, सीरीज अच्छी है, कंटेंट अच्छी मिलती है, कंसेप्ट अच्छा समझ में आता है, रिवीजन बढ़िया चल रहा है, तो अपने उन मित्रों तक भी लिंक को शेयर करें जो मित्र बिहार पुलिस के आगामी 7 अगस्त से होने वाली परीक्षा को बैठने जा रहे हैं। लाभ मिलेगा, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक बटन को अवश्य दबाएं। अब 1500 विद्यार्थी, 2000 विद्यार्थी लगातार कंटिन्यू वीडियो को देखते हैं और 200-250 विद्यार्थी लाइक करते हैं। अगर आपका आप एक लाइक दबाओगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरी मनोबलता बहुत ऊपर तक बढ़ जाती है, पढ़ाने का उत्सुकता बढ़ जाती है। अच्छा आप लोग भी कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, तो एक बार लाइक बटन को भी दबाया कीजिए। और आज का क्लास सेशन शुरुआत करें बच्चे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखना है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था बोधगया में हुआ था। बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोधगया में हुआ था। बोधगया में जिस समय गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, उस समय बोधगया का नाम उर्गबेला था। तो आपसे सवाल करेगा कि बोधगया का प्राचीनतम नाम क्या है? उर्गबेला। और जो उर्गबेला है या बोधगया है, एक नदी के तट पर बसा है और उस नदी का नाम है, बताओ क्या? निरंजना। और इसी निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ लगातार तपस्या किए थे और 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति यही बोधगया में अर्थात उर्गबेला में हुआ था। तो अगर आपसे सवाल करें कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो कहना बोध गया उर्गबेला में हुआ था। लेकिन अगर सवाल करें कि बताओ गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था, तो ध्यान रखना कि गौतम बुद्ध के द्वारा पहला जो उपदेश दिया गया था सारनाथ में दिया गया था, सारनाथ में। और जो सारनाथ है, इसी सारनाथ का प्राचीनतम नाम ऋषिपतनम है। सारनाथ का प्राचीनतम नाम क्या है बच्चे? ऋषिपतनम है। दूसरा सवाल आपसे पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध जो हैं सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो गौतम बुद्ध जो हैं सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। सबसे पहला उपदेश बोले तो सारनाथ, सबसे ज़्यादा उपदेश बोले तो श्रावस्ती में दिए थे। जबकि इनका अगर जन्म की मैं बात करूं तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल में हुआ था। नेपाल में इनका जन्म हुआ था। वैशाली, और ध्यान रखना है कि वैशाली जो है, वैशाली से भी गौतम बुद्ध का एक घनिष्ठ संबंध रह चुका था, घनिष्ठ संबंध रहा था। और यही गौतम बुद्ध जब गृह का त्याग किए थे, तो गृह त्याग करने के बाद सबसे पहले वैशाली पहुँचे थे और वैशाली में इनका एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ, अलार कलाम। और अलार कलाम बताओ कहाँ के रहने वाले थे? वैशाली से। और यही अलार कलाम गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ का प्रथम गुरु बने थे। आपसे सवाल करेगा गौतम बुद्ध का या सिद्धार्थ का प्रथम गुरु कौन बने? अलार कलाम। और अलार कलाम से सांख्य दर्शन, अलार कलाम से सांख्य दर्शन और सांख्य दर्शन के साथ साथ उपनिषद, सांख्य दर्शन और उपनिषद का शिक्षा सिद्धार्थ प्राप्त किए थे। तो ऐसे पढ़ोगे तो एकदम रिवीजन फास्ट ट्रैक पर होता चलेगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी सवाल आता है सर
इस धोखाधड़ी का मुख्य दोषी भगोड़ा। तो ये आप अंग्रेजी का सवाल है, इसको छोड़ के चलेंगे। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। और सवाल है स्वामी सहजानंद किससे संबंधित हैं। तो ध्यान रखना है कि स्वामी सहजानंद जो हैं बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित हैं। स्वामी सहजानंद किससे संबंधित हैं? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित हैं। और यही स्वामी सहजानंद के द्वारा बाकास्त आंदोलन चलाया गया था। ध्यान रखना है, एक आंदोलन बिहार के अंदर में चला था और उस आंदोलन का नाम है बाकास्त आंदोलन। बाकास्त आंदोलन सवाल कर सकता है कि बाकास्त आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो कहना है क्या? स्वामी सहजानंद के देख रेख में चलाया गया था। और यह जो आंदोलन चला था, बाकास्त आंदोलन जो चला था, कब चला था? तो ध्यान रखना, वर्ष 1937-38 में, वर्ष 1937-38 में स्वामी सहजानंद के द्वारा बाकास्त आंदोलन चलाया गया था, जो बिहार में एक का किसान आंदोलन था। इसी से इनका संबंध था। तो आज के बाद कभी सवाल आए तो आप सीधा आंसर लगा के निकाल सकते हो। अगला सवाल आता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या महालेखा जोखा परीक्षक, इसी को कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या इसी को शॉर्टकट में CAG कैग कहते हैं। और महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। अगर सवाल मिले कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का बताओ प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 148 में। और कहता इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखना कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो नियुक्ति करता है, ये बताओ कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। बोवर अगला सवाल है CNG, ध्यान रखना है CNG का पूरा नाम क्या है? तो CNG का जो पूरा नाम आ जाएगा वो आ जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस आ जाएगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी C इज द करेक्ट आंसर। इसमें ध्यान रखना है, इसमें 80% मीथेन के साथ, 80% मीथेन के साथ है, मीथेन के साथ है, मीथेन के साथ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन उपस्थित होता है, हाइड्रोकार्बन उपस्थित होता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि इसमें क्या होता है। तो आपको पहला ध्यान रखना क्या? मीथेन है, और दूसरा क्या ध्यान रखना है? हाइड्रोकार्बन है। और मीथेन के लिए आपको सवाल ध्यान रखना है कि मीथेन जो है, इसी मीथेन को मार्स गैस कहा गया है। आपसे पूछेगा कि बताओ मार्स गैस किसे कहा गया? मीथेन को कहा गया है। दूसरा खूब प्रश्न पूछता है गोबर गैस प्लांट में, ये सीधा सवाल तुमको मिलेगा कि गोबर गैस प्लांट में बताओ कौन सा गैस पाया जाता है? तो उस गैस का नाम क्या है बच्चे? मीथेन। तो मीथेन के साथ हाइड्रोकार्बन उपस्थित होता है, यही है CNG, है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो CNG का पूरा नाम हो गया और उसके बारे में कुछ विशेष चर्चा भी हो गया। अगला सवाल आता है बच्चे, सुंदर सवाल है, प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम भारतीय उपग्रह जो है उस उपग्रह का नाम बताओ क्या है बच्चे? आर्यभट्ट है। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है बच्चे? आर्यभट्ट है। और आपको ध्यान रखना है कि आर्यभट्ट को भारत सरकार के द्वारा कब छोड़ा गया? तो कहना है 1975 में छोड़ा गया था। उसके बाद भास्कर की बात करें तो भास्कर को वर्ष 1979 में छोड़ा गया था। इसके अलावा रोहिणी की बात किया जाए तो रोहिणी वर्ष 1981 में छोड़ा गया था। और एप्पल की बात किया जाए तो एप्पल को वर्ष 1985 में छोड़ा गया था। अगर सवाल करें कि बताओ आर्यभट्ट उपग्रह को कब छोड़ा गया? 1975 में, जो भारत का प्रथम रहा था। फिर बोलो भास्कर को कब छोड़ा गया? 1979 में, रोहिणी को 1981 में, एप्पल को 1985 में। बउआ
सवाल है कि निम्नलिखित में अभाज्य संख्या कौन है, तो आपको 15 कट सकता है, 6 कट सकता है, 9 कट सकता है, 11 किसी अंक से नहीं कट सकता, तो आंसर है 7 का बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि बस 5 बजे प्रस्थान करेगी, इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा? इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा? तो द बस विल बी डिपार्ट एट 5 o'clock। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? तो समुद्र तट पर स्थित जो है उसका नाम है बच्चे क्या? विशाखापत्तनम है। विशाखापत्तनम। आपको ध्यान रखना है, विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है बच्चे? तो उसका नाम है विशाखापत्तनम। आपको ध्यान रखना होगा, विशाखापत्तनम भारत के किस राज्य में है? तो ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश में है। सलेम जो है, सलेम भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर तमिलनाडु में है। विजयनगर कहाँ पे है? तो ध्यान रखना है, विजयनगर कर्नाटक में है। और दुर्गापुर में ध्यान रखना है कि दुर्गापुर कहाँ का है बच्चे? तो पश्चिम बंगाल का है। तो ऐसे जोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। विशाखापत्तनम सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आता है कि साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, तो इसका सही आंसर आता है बच्चे क्या? नींबू। नींबू के अंदर में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब देखो यहाँ इमली है, तो इमली में बताओ कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि इमली के अंदर में टार्टरिक अम्ल पाया गया है। आपसे पूछेगा टार्टरिक अम्ल किस में पाया गया है? तो कहना इमली में। दूध में कौन सा अम्ल पाया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि दूध के अंदर में लैक्टिक अम्ल पाया गया है। और अगर सेब की मैं बात करूं कि सेब के अंदर में कौन अम्ल है, तो सेब के अंदर में पाए जाने वाला जो अम्ल है वो मैलिक अम्ल है। बताओ मैलिक अम्ल किस में है बच्चे? सेब में है। नींबू में बोलो साइट्रिक अम्ल है, बोलो लैक्टिक अम्ल बोलो दूध में, और टार्टरिक अम्ल बोलो इमली में है। अगला सवाल है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है किस तरह के जल में रहता है? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर है हमेशा साफ जल में होता है। ये नहीं कि यहाँ पे आपको मच्छर देखिएगा और गंदा जल मार के चल आइएगा, तो आपको मिलेगा लड्डू नंबर। गंदा जल नहीं मारना है बच्चे, बताओ क्या मारना है? साफ जल मारना है, साफ जल मारना है। अगला सवाल है सर कि निम्नलिखित में कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है? तो इसका सही आंसर बताओ क्या होगा बच्चे? हैजा है। और अगर किसी व्यक्ति को हैजा रोग हो जाएगा तो बताओ किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपको ध्यान रखना है आंत को प्रभावित करता है। अगर किसी व्यक्ति को बताओ, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि अगर किसी व्यक्ति को टीबी रोग हो जाएगा तो बताओ कौन से अंग को प्रभावित करेगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप याद रखना कि टीबी रोग से बचाव के लिए बताओ कौन सा टीका लगता है? तो आपको ध्यान रखना है बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका लगता किससे? टीबी रोग के लिए। अब देखो मलेरिया जो रोग होता है, तो मलेरिया रोग का कारक क्या हो सकता है? तो आपको ध्यान रखना है कि मलेरिया रोग का कारक प्लाज्मोडियम है। बताओ मलेरिया रोग का कारक क्या है बच्चे? प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम है। और दूसरा बात आपको ध्यान रखना है कि प्लाज्मोडियम किस में पाया गया है? तो ध्यान रखना कि प्लाज्मोडियम जो है मादा एनफिलीज मच्छर के आंत में होता है। प्लाज्मोडियम किस में पाया गया है? मादा एनफिलीज मच्छर के आंत में पाया जाता है। और यही जब मादा एनफिलीज मच्छर काटता है तो व्यक्ति को मलेरिया रोग हो जाता है। फिर आपसे सवाल करेगा कि मलेरिया का सही इलाज क्या है? तो मलेरिया का सबसे अच्छा औषधि क्विनैन है। और क्विनैन जो होता है ना बच्चे, वो किससे पाया गया है? तो ध्यान रखना सिनकोना वृक्ष से। और सिनकोना वृक्ष का जो छाल होता है,
सिनकोना वृक्ष का छाल होता है। इसी सिनकोना वृक्ष के छाल से बताओ क्या प्राप्त होता है? क्विनैन। और क्विनैन बताओ किसकी दवाई है बच्चे? मलेरिया का दवाई है। तो एकदम आपका विस्तार चर्चा मिला है। आप होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया गया, कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें कि टीबी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। अगला सवाल की ओर चलें तो प्रश्न बड़ा सुंदर है बच्चे। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी यात्रा किस लिए निकाले थे? तो इसका सही आंसर आता है बच्चे क्या? नमक कानून तोड़ने के लिए। नमक कानून तोड़ने के लिए। कब शुरू किए थे? तो ध्यान रखना 12 मार्च 1930 को प्रारंभ। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ। जिसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपसे पूछ सकता है कि अनुयायी का संख्या कितना था। तो इसमें अनुयायियों का संख्या 78 था। एक जो थे वो महात्मा गांधी थे। एक बताओ कौन थे बच्चे? महात्मा गांधी थे। तो कुल व्यक्तियों का संख्या बच्चे कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा। फिर देखो असहयोग आंदोलन, तो आपको ध्यान रखना असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक चला था। गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता में आपको ध्यान रखना 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा बाबू। अगला सवाल आता है बच्चे, सुंदर सवाल है कि सवाल है निम्न में किसका पीएच मान 7 है? तो निम्न में किसका पीएच मान 7 है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? उदासीन विलयन का। अब ध्यान दीजिएगा, पीएच स्केल पर 7 से अगर ज़्यादा होगा तो ध्यान रखिएगा कि 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। अगर 7 से कम होगा तो ध्यान रखना है अम्लीय होगा। और 7 पर अगर रहेगा तो आपको ध्यान रखना है बच्चे उदासीन होगा। उदासीन होगा। अगला सवाल है, बड़ा बढ़िया सवाल है, ब्लड रिलेशन का सवाल है बच्चे। इसमें कहता है कि मनीष ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की बेटी है। तो मनीष का उस लड़की से संबंध क्या है? मनीष ने कहा, तो मान लिया कि मनीष है मनीष है। मनीष ने कहा यह लड़की, किसी लड़की के बारे में कह रहा है मेरी माँ, तो इसका माँ को बना दो, मेरी माँ के पोते की बेटी है। तो मेरे माँ की पोता, इसका मतलब है कि मनीष का बेटा होगा। मेरी माँ का पोता तो मनीष का बेटा होगा। तो मनीष पोते की बेटी है, माने एकर पोता माने ई हुआ। और एकर जो बेटी है ना, एकर बेटी है उन लड़कियाँ जो है। तो कह रहा कि मनीष जो है लड़की से कैसे संबंधित है? तो अब देखो ये लड़की से मनीष क्या लगा? तो लड़की के पापा, तो पापा, और पापा के पापा, तो पापा के पापा दादा, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। तो 15 का दादा आंसर होगा। क्या होगा बच्चे? दादा होगा। अगला सवाल है सर, और सवाल बड़ा बढ़िया है। ब्रह्मा राक्षस कविता के रचयिता कौन हैं? तो ब्रह्मा राक्षस कविता के जो लेखक हैं उनका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा ब्रह्मा राक्षस पुस्तक का लेखन किया गया था। अगला सवाल है, अंग्रेजी वाक्य है, तो इसको अपने से देख लीजिएगा, बनाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आप हम वेट करेंगे। हाँ, अगला सवाल है बच्चे कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों का संख्या को क्या कहते हैं? तो बच्चे इसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर आपको कई सवाल मिल सकता है। जैसे पूछेगा कि भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का जनसंख्या घनत्व है 342 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 342 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये भारत का जनसंख्या घनत्व है।
फिर पूछेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का है, और बिहार का जनसंख्या घनत्व है लगभग 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर तीसरा सवाल आपसे पूछ सकता है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तब उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, लगभग 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है बच्चे, बिहार का है। पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व बोलो 342 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो 18 का आंसर मिल गया। अगला सवाल है कि भारत में दल बदल संबंधित मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है, तो इसका सही आंसर है बच्चे क्या, सदन के अध्यक्ष को। यानी सदन के अध्यक्ष कहे तो बच्चे क्या हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष को। जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, इसी लोकसभा अध्यक्ष को अंतिम निर्णय लेने का प्रावधान है। अब देखो, दल बदल कानून जो है या दल बदल अधिनियम है, इसमें कई बात आपको ध्यान रखना है। पहला बात आपको ध्यान रखना है कि 52वां संविधान संशोधन वर्ष 1985 में हुआ था, और 52वां संविधान संशोधन वर्ष 1985 के तहत भारतीय संविधान के अंदर में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के अंदर में कौन जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और जो 10वीं अनुसूची को बच्चे जोड़ा गया था, इसी 10वीं अनुसूची में एक कानून लाया गया था, और वो था दल बदल कानून या दल बदल अधिनियम। और यदि कोई व्यक्ति दल बदल कानून का उल्लंघन करता है तो वैसे सदस्य का सदस्यता समाप्त करने का जो अधिकार होगा वो किसके पास होगा बच्चे, तो लोकसभा अध्यक्ष के पास होगा। तो 19 का ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है मीराबाई, बड़ा प्यारा सवाल है। मीराबाई किस काल की कवित्री थी, तो इसका सही आंसर बताओ क्या होगा बच्चे, तो कहना भक्ति काल होगा। क्या होगा बच्चे, भक्ति काल। और मीराबाई में ध्यान रखना है ये किसकी अनुयायी थी, तो भगवान श्री कृष्ण की अनुयायी थी। भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी, भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रेमी मानती थी, अपना पूरा दुनिया मानती थी भगवान श्री कृष्ण को। बताओ कौन, मीराबाई, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। 21 नंबर सवाल मैथ का है, मैथ का हम डील नहीं करेंगे यहाँ पे, अभी हम आगे बढ़ेंगे। कार्बन की संयोजकता कितनी है, तो ध्यान रखना कार्बन की संयोजकता 4 होता है। अगला सवाल है बच्चे कि एनसीबी का पूरा नाम क्या है, तो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का पूरा नाम होता है। एनसीबी का पूरा नाम क्या है बच्चे, तो ये होता है। उसके अलावा आपसे सवाल आता है कि इस ब्यूरो का स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है वर्ष 1986 में किया गया था। 1986 में किया गया था। बड़ा सुंदर सवाल है, ये सब एकदम बच्चा वाला सवाल है, और इसमें सवाल है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नारा किसने दिया था, तो इसका सही आंसर बताओ क्या है बच्चे, सुभाष चंद्र बोस है। भगत सिंह का नारा पूछता है, आपको ध्यान रखना है इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया था, भगत सिंह दिए थे। मंगल पांडे, और मंगल पांडे को का नारा क्या था, मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को का नारा कौन दिए, मंगल पांडे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा गांधी का स्टेटमेंट बहुत सारा मिलता है। पहला स्टेटमेंट महात्मा गांधी का मिलता है कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगा था। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगा था, बदले में मुझे पत्थर दिया गया। कौन कहा था, महात्मा गांधी। दूसरा स्टेटमेंट आता है कि भारत का विभाजन मेरी लाशों पर होगा।
भारत का विभाजन मेरी लाशों पर होगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। बताओ ये भी किसका स्टेटमेंट था बाबू? तो महात्मा गांधी का था। तो ऐसे ऐसे कई स्टेटमेंट, कई कथन बताओ किनका भी रहा था? महात्मा गांधी। सही आंसर इसका क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है बच्चे, भक्तमाल रचना, भक्तमाल रचना किस कवि के द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर आता है बच्चा क्या? नाभा दास आता है। क्या आता है बच्चे? नाभा दास आता है, नाभा दास। बाकी 26 नंबर सवाल मैथ का, सॉरी इंग्लिश का सवाल है। अब देखो 27 नंबर सवाल, कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा है? ये बड़ा अच्छा है, ताड़ी विरोधी आंदोलन। तो इसका सही आंसर है बताओ क्या बच्चे? आंध्र प्रदेश है। ताड़ी विरोधी आंदोलन से संबंधित कौन है बच्चे? आंध्र प्रदेश। और ध्यान रखना ताड़ी विरोधी आंदोलन कब चलाया गया था? तो आपको ध्यान रखना वर्ष 1992 में चलाया गया था, 1992 में चलाया गया था। अगला सवाल क्या है? समतल दर्पण है। अब देखो बच्चा, समतल दर्पण है तो तेजी में क्या करो, एक फट से समतल दर्पण को पार दिए। समतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो रहा है। लंबवत का मतलब हुआ बच्चे 90 डिग्री पर आपतित होता है। तो एक प्रकाश किरण का परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो देखो यहाँ पे परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान माने इंसिडेंट एंगल का मान, और परावर्तन कोण का मान मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल का मान आपस में हमेशा क्या होता है? बराबर। 90 पर आएगा, 90 पर जाएगा, यहाँ पे विचलन नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं मुड़ा, और जब नहीं मुड़ा तो इसका सही आंसर बताओ क्या होगा बच्चे? 0 डिग्री। अगर कुछ मुड़ ये नहीं कि 90 पर आया तो 90 पर 90 मार देंगे, नहीं, जिस पर आया जैसे आया वैसे ही गया। यहाँ पे कोई कोण नहीं बना पाया, और जब कोई कोण नहीं बना पाया तो 0 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आता है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र के द्वारा हत्या हुआ था? तब उसका सही आंसर बताओ क्या है? बिंबिसार है, बिंबिसार है। और बिंबिसार का जो हत्या हुआ था, बिंबिसार का हत्या करने वाला इसका ही पुत्र था, और इसके पुत्र का नाम था बताओ क्या बच्चे? तो कहना अजात शत्रु था। बिंबिसार का हत्या कौन किया था? अजात शत्रु था। अब देखो बिंबिसार जो है, इसी बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। पूछ देगा कि मगध के किस शासक को श्रेणिक कहा गया? बिंबिसार को कहा गया है। और अजात शत्रु है, इसको कुनिक कहा गया। अजात शत्रु को बोलो कुनिक कहा गया। अब देखो बृहद्रथ है, तो बृहद्रथ में आपको ध्यान रखना मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक याद लिख दो पहले कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। जब मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था तो आपसे पूछेगा कि बताओ मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य था। ये आपका इंग्लिश का सवाल है, तेजी में आगे बढ़ा दो। अगला सवाल आता है बच्चे कि नदियों एवं पर्वतों को क्या कह सकते हैं? तो कहना है कि नदियों और पर्वत जो है इसको राष्ट्रीय धन कह सकते हैं। क्या बोलेंगे बच्चे? राष्ट्रीय धन कह सकते हैं, राष्ट्रीय धन कह सकते हैं। अगला सवाल है कि धूम्रपान से यानी स्मोकिंग है ना, धूम्रपान मैंने कहो जी स्मोकिंग, कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीता है, तो धूम्रपान से कौन सा बीमारी हो सकता है? अस्थमा भी हो सकता है, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, फेफड़े की बीमारी भी हो सकता है। यानी 32 का डी इज द करेक्ट आंसर, यानी डी आंसर सही होगा। अगला सवाल है बच्चे, बड़ा अच्छा सवाल है, सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे, इन्हीं का 17 वर्षीय एक पुत्री थी और उस पुत्री का नाम सरोज था।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का एक पुत्री थी, 17 वर्ष की पुत्री थी, जिसका नाम क्या था, सरोज। और यही सरोज का किसी कारण से आकस्मिक निधन हो गया था, जिसके शोक पर एक गीत बनाए, एक गीत का रचना किए, जिसका नाम पड़ा सरोज स्मृति शोक। तो लेखक बताओ कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अगला सवाल है बच्चे कि विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है, तो विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा भी चॉइस में भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, यांत्रिक ऊर्जा में भी बदल सकता है, लेकिन ऐसे मुख्य रूप से किसे बदलेगा, गतिज ऊर्जा। 34 का डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका इंग्लिश का सवाल है। अगला सवाल है बच्चे, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर बोलो क्या होगा बच्चे, हिमाचल प्रदेश है। अगर मैं बात करूं कि पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन सा आपको राज्य शामिल हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि सिक्किम को नहीं रखना है, बाकी आपका असम हो जाएगा, असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा के अलावा मेघालय है। ये सब जो राज्य है तो 1 2 3 4 5 6 7, यही आपके 7 जो राज्य हैं, इसी को 7 बहनों में है। तो नागालैंड है ही, मिजोरम है ही, मणिपुर है ही, हिमाचल है नहीं है। तो 36 का ए इज द करेक्ट आंसर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है बच्चे, हाजीपुर में है। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है बच्चे, हाजीपुर में है। अब देखो मधेपुरा, अब मधेपुरा के लिए सवाल आपसे पूछेगा, यहीं पे आपका बैग 12 रेल इंजन का निर्माण हो रहा है। बैग 12 रेल इंजन का निर्माण, बैग 12 रेल इंजन का निर्माण कहाँ होता है, मधेपुरा में होता है। यह इंडियन रेलवे का सबसे मजबूत इंजन है। बोलो क्लियर हो गया। नागफनी में सूल का रूपांतरण किसका होता है, तो इसका सही आंसर किसका है बच्चे, पत्ती का होता है। अगला, पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में क्या होगा, तो अगर पेट्रोल के मूल्य को अगर बढ़ा दिया जाता है तो कार का जो मूल्य होगा उसमें क्या होगा बच्चे, कमी होगा। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित किस पर होता है, तो पूर्ति और मांग दोनों पर, सी इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों पर डिपेंड करता है। मैथ का सवाल है, आपने से बनाइएगा। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो आपको पता है कि भारत का अंतिम मुगल शासक जो था बहादुर शाह जफर था। इसी के समय में 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। पूछ देगा 1857 का विद्रोह किसके समय में, तो बहादुर शाह जफर के समय में। जो मोहम्मद शाह है इसी को रंगीला बादशाह कहा गया, रंगीला बादशाह। अब आपसे पूछे कि रंगीला बादशाह कौन था बच्चे, मोहम्मद शाह को कहा गया था। अब देखो मोहम्मद शाह इतना कमीना शासक था, ये सुबह का नशा न टूटे शाम को पीता था, और शाम का नशा न टूटे सुबह को पी लेता था, और दिन भर नशे के धूत में रहता था। और इसने घोषणा किया कि हमारे बैठक तक कोई पुरुष नहीं आएंगे, केवल महिला आएगी, और वो भी महिला नग्न स्थिति में आएगी। इसलिए इतिहासकारों ने मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा था। और इसी के समय में 1739 में एक युद्ध लड़ा गया था, और उस युद्ध का नाम है करनाल का युद्ध। मोहम्मद शाह के शासनकाल में क्या हुआ कि ईरान का आक्रमणकारी नादिर शाह था, और ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और 1739 में करनाल का युद्ध किया। और करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह के सेना को हरा दिया, और हराने के बाद क्या हुआ कि भारत से 2 चीज लेकर चला गया। पहला, मयूर सिंहासन को लेकर चला गया, और मयूर सिंहासन के साथ साथ भारत से कोहिनूर हीरा को लेकर चला गया।
तो सवाल करेगा कि भारत से मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को बताओ कौन लूटा था? नादिर शाह। किसके समय में? मोहम्मद शाह के समय में। बाबर जो हैं, ये बाबर जो हैं मुगल वंश के क्या हैं? संस्थापक हैं। और इसी बाबर के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, आत्मकथा लिखा गया था, और इसके द्वारा लिखा गया पुस्तक जो था, आत्मकथा था, नाम था बाबर नामा। बाबर नामा। शाहजहां जो हैं, शाहजहां के लिए आपको याद रखना है वास्तुकला का स्वर्ण युग। वास्तु कला का स्वर्ण युग। आपसे सवाल करें कि वास्तुकला का स्वर्ण युग किसको कहा गया था बच्चे? तो कहना शाहजहां को कहा गया था, शाहजहां को। अगला सवाल आता है सर कि स्कीमों का घर क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर बताओ क्या है बच्चे? इग्लू है। और यह आपका ध्रुवीय प्रदेशों में मिलेगा। स्कीमों का जो घर बना होता है वो ध्यान रखना है बर्फ का होता है, और यह ध्यान रखना है कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ध्यान रखना ध्रुवीय प्रदेश में, ध्रुवीय प्रदेश में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज कौन किया था? माइकल फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज कौन किया था बच्चे? माइकल फैराडे ने किया था। अगला सवाल आता है कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर आता है बच्चे सहिष्णुता। सहिष्णुता इसका मुख्य विशेषता आता है। अगला सवाल आता है मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने के क्रिया को किस नाम से जानते हैं? तो कहना श्वासोच्छ्वास कहते हैं। और आपको ध्यान रखना है 1 मिनट में श्वसन क्रिया कितना होता है? तो ध्यान रखना कि 1 मिनट के अंदर श्वसन क्रिया 16 से 18 बार, 16 से 18 बार होता है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो इसका सही आंसर बताओ क्या होगा बच्चे? केसर होगा। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसमें प्रांतीय सरकार की सर्वोच्च होती है, राजनीतिक दल की सर्वोच्च होती है, शक्तियाँ का सम्मिलन होती है, संविधान की सर्वोच्चता। इसका आंसर सही हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूरसंचार के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर बताओ क्या होगा बच्चे? आयन मंडल होगा। क्षोभ मंडल में क्या होगा? तो क्षोभ मंडल में आपको ध्यान रखना है सभी मौसमी घटना होगा। सभी मौसमी घटना कहाँ होती है बच्चे? क्षोभ मंडल में होता है। सभी मौसमी घटना कहाँ होगा बच्चे? क्षोभ मंडल में होगा। आंधी है, तूफान है, वर्षा है, कुहासा है, जितना भी कुछ है वो सब बताओ कहाँ? क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में आपको ध्यान रखना है कि यही समताप मंडल के में हवाई जहाज को उड़ाया जाता है। क्वेश्चन करेगा हवाई जहाज को उड़ाया जाता है, बताओ किस मंडल में? समताप मंडल में। सवाल है सार्क का सबसे बड़ा देश कौन है? तो सार्क का सबसे बड़ा देश कौन है बच्चे? तो कहना है भारत है। आपको पहले भी वीडियो करवा चुके थे। सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985 में। और सार्क का स्थापना कहाँ हुआ था? ढाका में। और आपसे पूछेगा कि सार्क का मुख्यालय बताओ कहाँ है? काठमांडू में। कहाँ है बच्चे? काठमांडू में। सार्क में कौन कौन सा देश शामिल है? तो आपको ध्यान रखना है कि भारत जो है शामिल है। भारत के अलावा ध्यान रखना है पाकिस्तान शामिल है। पाकिस्तान के अलावा ध्यान रखना है अफगानिस्तान शामिल है। अफगानिस्तान के अलावा आपको ध्यान रखना है नेपाल शामिल है। नेपाल के अलावा आपको ध्यान रखना है भूटान शामिल है। भूटान के अलावा आपको ध्यान रखना है कि बांग्लादेश शामिल है। और बांग्लादेश के अलावा आपको ध्यान रखना है कि बताओ कौन शामिल है बच्चे? तो कहना है श्रीलंका। 1 2 3 4 5 6 7 भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, श्रीलंका है, और एक देश है और है जिसका नाम है बच्चे क्या? तो मालदीव है। कौन है बच्चे? मालदीव है। यही आपका ध्यान रखना है। 8 को जो देश है बताओ किस में शामिल है बच्चे? सार्क में शामिल है। तो स्थापना 85 में कहाँ हुआ? ढाका में। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। पहले कितना देश था बच्चा? 7 देश था। अब कितना है? 8 देश है। अंतिम देश अफगानिस्तान जुड़ा है, लास्ट में जुड़ा है, लास्ट में जुड़ा है। आपसे पूछे कब जुड़ा है? तो लगभग 2007 के आसपास, लगभग 2007 के आसपास। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों से चुनिए जिसमें कोई विकार नहीं है।
कोई विकार नहीं है। तो इसका सही आंसर वो आता है बच्चे निर्विकार, निर्विकार। यानी इसका आंसर क्या होगा बच्चे? तो कहना है सी इज़ द करेक्ट आंसर। गुण सूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, गुण सूत्र जो पाए जाते हैं बच्चे केंद्रक में। गुण सूत्र कहाँ पाए जाते हैं बच्चे? केंद्रक में। गुण सूत्र मानव में गुण सूत्रों का संख्या कितना होता है? 46 होता है। 46 जो होता है ना बच्चे, ये दो भाग में होता है। एक जो भाग होता है उसको ऑटोसोम कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं, और दूसरा जो होता है ना बच्चे उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ऑटोसोम का संख्या 44 होता है और सेक्स क्रोमोसोम का संख्या 2 होता है। यही ऑटोसोम जो है आनुवांशिक गुण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ढोता है और निषेचन के समय लिंग का निर्धारण जो करता है बच्चे, वो कौन करता है? सेक्स क्रोमोसोम करता है। मैथ का सवाल है ना? स्क्रीनशॉट लेके बना के और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में किस वर्ष को आरंभ किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है वर्ष 1954, और 1954 में ध्यान रखना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है किसके द्वारा? तो ध्यान रखना, संसद के दोनों सदन के द्वारा हटाया जा सकता है। बजट की अवधि क्या होती है? तो बजट प्रत्येक वर्ष के लिए आता है, इसलिए सही आंसर बोलो क्या होगा बच्चे? वार्षिक होगा। बिहार का कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर बताओ क्या होगा बच्चे? किशनगंज। क्या होगा बच्चे? किशनगंज होगा, किशनगंज। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है बच्चे? एम्पियर है, एम्पियर। राजकोषीय नीति का संबंध है, राजकोषीय नीति का जो संबंध है किससे है? तो कहना कि सरकारी राजस्व और व्यय से। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। 61 नंबर सवाल अंग्रेजी का है। जल, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, तो कहना H2O, यानी 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2:1, यानी बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अमर, अमर का विलोम शब्द क्या होता है? तो अमर का जो विलोम शब्द होता है वो मतर्य होता है, मतर्य होता है। अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति में रखा जाता है? तो इसका सही आंसर आता है सरकारी व्यय में वृद्धि एवं कर में कटौती। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे सवाल मैथ का है। 4000 फ़ोन जो 4000 रुपये का मित है, जो 3200 रुपये में बेचा गया, तो छूट का डिस्काउंट कितना है? 4000 रुपये अंकित है और 3200 में बेचा गया, तो बोलो कितना मिला? 800। अंकित मूल्य पर छूट मिलता है 4000, प्रतिशत में कह रहा है 100। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 20 चौको 80, यानी कितना परसेंट बाबू? तो ध्यान रखना है 20%। 2 3 4 5 6 का माध्यिका क्या है? तो 1 2 3, 1 2 3। आंसर क्या होगा बच्चे? तो आंसर 4 होगा। आंसर क्या होगा बच्चे? 4 होगा। अब कैसे तो लिखा ना, यही आएगा। हमारा वैदिक मेथड है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है, तो एक आहार श्रृंखला में जो शाकाहारी होगा वो कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चे? प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक जो है क्या बच्चे? शाकाहारी है। मैथ का नियम है, छोड़ दो, हटाओ, इसे मैथ ना बनाएंगे। मीठी छुरी चलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो कहना है विश्वासघात करना। कहता है ना कि मुंह में राम राम बगल में छुरी, जखनी मौका देखे जखनी भौंकी, यही है विश्वासघात करना। ठीक है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने
किस समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो उसका सही आंसर बताओ क्या है बच्चे? ताशकंद समझौता पर किए थे, ताशकंद समझौता। और ताशकंद समझौता बताओ कब हुआ था? 1966 में। शिमला समझौता कब हुआ था? तो आप याद रखना, शिमला समझौता 1972 में हुआ था। और सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था बच्चे? तो आपको ध्यान रखना है 1960 में हुआ था। मानव शरीर में पसलियाँ कितना जोड़ी होती है? तो 12 जोड़ी होता है। तो 12 गुने 2 बराबर कितना? संख्या 24, जोड़ी में 12। ए इज़ द करेक्ट आंसर। 72 का अंग्रेजी सवाल है, आगे की ओर चलेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य क्या है? तो 73 का सही आंसर क्या है? मुझे यह काम नहीं करना है ना, यानी 4 इज द करेक्ट आंसर। 1756 में सिराजुद्दौला किसके मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना था? तो उसका सही आंसर क्या है बच्चे? अलवर्दी खान। अलवर्दी खान के मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो था वो बंगाल का नवाब बना। लेकिन यही सिराजुद्दौला जो था 1757 के पलासी के युद्ध में ही मारा गया था। अगला है, किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं? प्रिज्म का। प्रिज्म का। हिंदू महासभा के संस्थापक किसे माना गया है? तो ध्यान रखना है, पंडित मदन मोहन मालवीय को। पंडित मदन मोहन मालवीय को। और पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा का स्थापना कब हुआ था? 1915 में हुआ था। 1915 में। फिर सवाल है कि डॉट 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 और ताप्ती नदी एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है, तो इसका सही आंसर क्या है बच्चे? नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती नदी है, एक दूसरे के समानांतर बहती है। आप नदी प्रणाली का क्लास हमसे ऑफलाइन पढ़े होंगे, पूरी विस्तार पूर्वक आपको सारा टॉपिक जो है आपको हम कवरेज करवाए हैं, पूरी बात को आपको हम पढ़ाए हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना क्या है? तो पिछली क्लास में बताए थे, सबसे बड़ा कह रहा है जामनगर। जामनगर कहाँ है रे बबुआ? तो इसका सही आंसर है गुजरात। 1857 के विप्लव के दौरान बिहार से विद्रोहियों का नेतृत्व कौन किया था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह किए थे। सब पिछली क्लास में भी करवा चुके हैं। भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होता है? तो ध्यान रखना क्या? आरबीआई। आरबीआई का सब करवा चुके हैं, सुन लो अभी के बाद। बैंक से जुड़ा हुआ कोई भी मामला आएगा तो उसका सही आंसर क्या होगा? आरबीआई होगा। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1935 में। एसईबीआई सेबी का स्थापना 1988 में। एसबीआई का स्थापना 1955 में। अब वित्त मंत्रालय शुरू से चला आ ही रहा है। ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है। ट्रांजिस्टर जो है वो स्विच के रूप में व्यवहार करता है कब? तो ध्यान रखना है, जब आतंक अवस्था में नहीं होता है तब, यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये अंग्रेजी सवाल है, कार्बन का कौन सा अवरूप है कांच को काटने में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर बताओ क्या होगा बच्चे? हीरा। क्या होगा बच्चे? हीरा होगा, हीरा। सरदार सरोवर परियोजना कौन नदी पर है? तो आपको पता है, नर्मदा नदी। सरदार सरोवर परियोजना जो है कौन नदी पर है बच्चे? नर्मदा पर है। बाकी सबका विस्तार करवा चुके हैं। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक बताओ कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखना है, गुजरात में। और यह जो गुजरात के किस शहर में है? तो आपको ध्यान रखना है, दांडी शहर में। कहाँ है बच्चे? दांडी शहर में है। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त की हृदय शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ को क्या कहते हैं? तो इसी का नाम क्या है बच्चे? तो इसी का नाम आ जाता है बच्चे धमनी। इसी का नाम क्या है बाबू? धमनी है। क्या है बच्चे? धमनी है। अगला सवाल है, पिलानी निम्न में किस प्रकार का नगर है? तो आपको ध्यान रखना है, शैक्षिक नगर है।
पिलानी जो है भारत के किस राज्य में है? तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के राजस्थान में है, पिलानी शहर है। घरों के विद्युत आपूर्ति की जाती है तो ध्यान रखना 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट, सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से लिया गया? यूके, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। रासायनिक दृष्टि रेशम है, रासायनिक दृष्टिकोण से अगर रेशम की बात किया जाए तो रेशम क्या है? तो ध्यान रखना कि रेशम एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। रेशम क्या है? प्रोटीन है। ये मैथ का सवाल है, बनाइएगा अपने से। भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य उद्योग है? तो इसका सही आंसर बताओ क्या है? सूरत। ध्यान रखना, सूरत ताप्ती नदी के तट पर है। हीरा के कटाई के लिए, हीरा की छटाई के लिए, हीरा के पॉलिश के लिए सूरत शहर जाना गया है और यही भारत का क्लीन सिटी है, भारत का स्वच्छ शहर के रूप में जाना जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने का जो यंत्र है उसको किस नाम से जानते हैं बच्चे? तो उसको क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? जनित्र कहते हैं। और ये जो दोनों है ये विद्युत धारा को मापने का कार्य करता है। विद्युत धारा को मापने का कार्य करता है गैल्वेनोमीटर भी और एमीटर भी। उत्पन्न कौन करता है? जनित्र। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। 95 नंबर सवाल मैथ का है। उस अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर है क्या बच्चे? वैशाली में। कौन साली? वैशाली। 97 आपका ये है। भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ध्यान रखना है कि वर्ष 1973 में लागू हुआ था। कब हुआ था बच्चे? सॉरी 73 नहीं बच्चे, 72 होना चाहिए। 1972 में लागू हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो इसमें दुर्बल जो अम्ल है वो आपका कौन है? CH3COOH हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, सल्फ्यूरिक एसिड है और HNO3 इसी को क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। यही क्या है बच्चे? नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल है। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसका क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड है। और ये जो है आपका कौन है बच्चे? तो ध्यान रखना है एसिटिक एसिड है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है तो नाभिकीय जो संलयन अभिक्रिया है ये घटती है अत्यधिक उच्च ताप पर, यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा बनती है। नाभिकीय संलयन। ऊर्जा आती है तब इसका सही आंसर क्या होगा बच्चे? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन से सूर्य का ऊर्जा आता है और नाभिकीय संलयन से सूर्य में ऊर्जा बनता है। तो ये रहा 100 प्रश्नों का आज सीरीज रहा और आपसे आग्रह है कि वीडियो अच्छी लगे। लगातार रिवीजन फास्ट ट्रैक पर हो रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और थोड़ा सा तबीयत भी तो ठीक नहीं था, फिर भी हमने क्लास को कंटिन्यू किया है ना। तो आपसे आग्रह है कि लाइक बटन को दबाइएगा, मित्रों तक लिंक को शेयर कीजिएगा। कमिटमेंट है बिहार पुलिस परीक्षा के पहले 21 दिन में 21 मैराथन, और जो तो हम वादा किए हैं वो आपका 21 क्लास हम पूरा करेंगे। बस आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, आपके प्यार की आवश्यकता है। आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।